हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आज जो टेस्ट में टॉपिक पूछे जाने वाले हैं उसकी आप तैयारी करके आए होंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी फटाक से बताइए। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष में लिखा हुआ है कि ये लॉन्च किया गया था जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर जो फंक्शनिंग होती है, कामकाज जो होता है, तो उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, तो क्या उसको रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया था। दूसरे में लिखा है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक को सक्षम बनाती है प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कंपीट करने में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? तो गाइज, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक की फंक्शनिंग के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था मिशन इंद्रधनुष। और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कंपीट कर सकें, तो इसके लिए ये मिशन इंद्रधनुष हम लोग को देखने को मिला था। तो दूसरा होगा करेक्ट स्टेटमेंट, पहला होगा गलत, बट इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 ओनली, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अगेन मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए गाइस, नरसिम्हन कमेटी ने सजेस्ट किया था ये मिशन। इन्हीं के कुछ यानी कि कुछ चीजें उन्होंने जो सजेस्ट करी थी, तो उन्हीं के आधार पर ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है उनको ये मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, राइट, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जो है वो बेटर बन सके, यानी कि बैंक्स वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से बन सकें, अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो हर जगह। तो क्या उसके लिए ये हम लोग को देखने को मिलता है कि इसने स्ट्रेंथन किया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। और इसके अंदर एक प्रोविजन भी हम लोग को देखने को मिलता है जो कि बेसल 3 नॉर्म्स जो है उनको मीट करने के लिए क्या इसमें प्रोविजन है। तो क्या ये बेसल 3 मानदंड को जो है वो मीट करने के लिए, उसके प्रावधानों को पूरा करने के लिए भी क्या इसके अंदर हम लोग को प्रावधान देखने को मिलता है, प्रोविजन देखने को मिलता है? जल्दी बताइए। मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड है, तो देखो गाइस, ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि बेसल 3 जो नॉर्म्स है तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि उसको मीट करने के लिए भी मिशन इंद्रधनुष में काफी सारे प्रोविजंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। बट सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। और कौन सी कमेटी के आधार पर बताया गया है? नरसिम्हन कमेटी नहीं है, ये पीजे नायक कमेटी है। इन्होंने काफी सारी रिकमेंडेशंस दिए थे और इनके रिकमेंडेशन के आधार पर मिशन इंद्रधनुष हम लोग को देखने को मिलता है। और ये वाला तो बिल्कुल आपने शायद गलती कर दिया होगा, इसके बारे में कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने जो ओनली करंट अफेयर्स में जो मेरे डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आते हैं, तो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी। तो ये बेसिकली एनपीए जो होती है, यानी कि जो बैंक्स के अंदर जो एनपीए हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हो जाते हैं, जो लोग बैंक को वापस लोन लेकर पैसा नहीं देते हैं, तो उनके लिए ये कंपनी जो है वो बनाई गई थी। ये कंपनी एनपीए में डील करती है, ना कि किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको क्लियरिटी होगी ही, डेफिनेटली आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब सेकंड जो हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर जो था 1, 2 था, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की यहां पर बात हो रही है। क्या ये एक ऑटोनोमस बॉडी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर? ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है, क्या इसको पब्लिक सेक्टर बैंक के गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है? पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रशासन में सुधार करने के लिए इसको क्या काम दिए गए हैं, बनाया गया है? इसके अलावा ये बैंक को क्या रिकमेंडेशन देती है कि बैंक अपनी कैपिटल रेज करे, पूंजी जुटाए? जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट। तो देखो गाइस, पहला जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, और पहला अगर इनकरेक्ट है तो हमारा पास जो करेक्ट आंसर है वो 2 और 3 ही बचता है, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर ये ऑटोनोमस बॉडी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ना कि आरबीआई के अंडर, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि गवर्नेंस की बात हो रही है। सेकेंडली अगर बात करें तो देखो, ये यहां पर लोगों को शायद डाउट आ सकता है, तो मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी बैंक के अंदर भी जैसे शेयर्स खरीदते हैं, वैसे ही ये क्या करती है, वेरियस मेजर्स वगैरह रिकमेंड करती है, जैसे कि बैंक्स के शेयर ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, बैंक्स में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, राइट। तो इसीलिए कैपिटल को रेज करने के ऊपर भी ये रिकमेंडेशन जो है वो बीबीबी देती है, ठीक है। और ये वाली चीज हम लोग को मिशन इंद्रधनुष के अंदर भी देखने को मिली थी बीबीबी को लेकर, राइट। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर बताइए। बैड बैंक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सुलझाने के लिए बैड बैंक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं? इसके अलावा
जो हाई एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हाई जिस बैंक के अंदर होते हैं, क्या उसको बैड बैंक बोला जाता है? जल्दी से बताओ। इसके अलावा इंडिया के अंदर काफी सारे बैड बैंक्स हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ। तो किसी बैंक के अंदर जब ज्यादा एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा हो जाता है, तो क्या उसको बैड बैंक बोलते हैं? और हमारी कंट्री के अंदर क्या काफी सारे बैड बैंक्स हैं? जल्दी बताओ। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहां पर बैड बैंक्स की बात हो रही है, बैड लोन की बात नहीं हो रही है। बैड लोन होता है एनपीए, बट बैंक बैड बैंक जो है गाइस, ये एक नया टर्म है। ये रिकमेंडेशंस हम लोग को इस प्रकार के काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं बैड बैंक्स के, और ये बैड बैंक्स के अंदर पूरे के पूरे अलग से जो है वो एनपीए रखे जाएंगे, उसकी यहां पर आज की रेट में काफी ज्यादा बात हो रही है। तो अभी तक हमारे इंडिया में कोई भी बैड बैंक्स नहीं है, बट काफी बार हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिकमेंडेशंस जो है वो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं वेरियस कमिटीज के द्वारा, कि बैड बैंक्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश किया जाए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से बचने के लिए। और आप जानते हैं कि आज की डेट में काफी ज्यादा एनपीए हमारी कंट्री के अंदर बैंक्स में देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार के टर्म्स वगैरह भी अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही ये चीज आपको बताई है। इसके अलावा आप बोलोगे सर मिशन इंद्रधनुष तो काफी पुराना है, फिर क्यों अभी दिया? तो गाइज मिशन इंद्रधनुष भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल देखो स्लो डाउन, ऑलरेडी इंडिया स्लो डाउन के स्टेटस में थी, अभी कोरोना वायरस के चलते हालत खराब हो गई है, लॉकडाउन के चलते आपको पता ही है, तो और इंडिया के अंदर भार पड़ गया। काफी सारी ऐसी कंपनीज है वो जिन्होंने लोन ले रखा था बैंक से, वो आज की डेट में लोन पे बैक नहीं कर पा रही हैं, तो इस प्रकार की भी एनपीए वाली समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है, ये ना ही सिर्फ आपके प्री में भी हेल्प करेगा, बल्कि काफी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे मेंस के लिए भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो वन ओनली था, बैड बैंक्स का। तो ये वाली चीज भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने भी आपको बोला था कि जो अभी इशू चल रहा है आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर को लेकर, तो वो भी आपको पढ़ना था, तो उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट इशू था बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स जो है गाइस, मानदंड जो है ये, तो ये क्या है? तो क्या ये रूल्स हैं मल्टीनेशनल बैंक्स के लिए बनाए गए थे? क्या इसको बैंक्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट किया गया था? और इंडिया के अंदर क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल नॉर्म्स को जो है वो मॉडिफाई कर दिया? जल्दी बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो गाइज, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि मल्टीनेशनल बैंक्स जो है उनके रूल्स जो है वो तैयार किए गए थे बेसल में। बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, और इसको जो क्रिएट किया गया था, ये बैंक्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं क्रिएट किया गया था, ये कंज्यूमर्स कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। वो गलत है, पहला बिल्कुल करेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया के अंदर आरबीआई ने और भी ज्यादा बेसल नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉडिफाई किए हैं बेसल नॉर्म्स को, ठीक है। इंडिया के अंदर ना ही सिर्फ मल्टीनेशनल बैंक्स में ये एप्लीकेबल होता है, बल्कि डोमेस्टिक बैंक्स में भी ये एप्लीकेबल होता है। बट जो बेसल नॉर्म्स जो इनिशियल जो हम लोग को देखने को मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर, इस पर टारगेट मल्टीनेशनल बैंक्स के ऊपर किया जाता है, ना कि किसी कंट्री के डोमेस्टिक बैंक्स के ऊपर। बट हमारी आरबीआई ने इसको मॉडिफाई करके डोमेस्टिक बैंक्स के में भी इसके नॉर्म्स को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 and 3 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है गाइस, तो इसमें से बताइए बोमन कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन, तो क्या ये ब्रेन चाइल्ड है बेसल नॉर्म्स की? जल्दी बताओ। इसके अलावा करंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लान कर रही है बेसल 4 नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बेसल नॉर्म थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आपने सीरियसली, तो इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा, एक पहला दूसरा पेज ही पढ़ा होगा तो भी मिल गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन है, क्योंकि बेसल कमिटी ऑन बैंक सुपरविजन ये कमिटी है स्पेशली जो कि बेसल नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बेसल 3 नॉर्म्स को जो है वो लागू करने के ऊपर बेसिकली काम कर रही है। रिवीजन जो है उसकी हम लोग को देखने को मिलेगी बहुत ही जल्दी, और हालांकि मार्च में ये आ जाना चाहिए था, बट अभी कोरोना वायरस के चलते और काफी सारी चीजें अभी डिले हो गई है, तो इसके कारण आप देखते हैं कि कब आता है। बट आरबीआई काफी ज्यादा डिले हो गई है बेसल 3 को लेकर, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को एक जनरल आइडिया इसका होना चाहिए था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इनमें से बताइए कि 3 पिलर्स जो है वो बेसल 3 नॉर्म्स के, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बेसल 3 नॉर्म्स के जो 3 पिलर्स हैं, उनमें से कौन सा पिलर इन ऑप्शन में से नहीं है? मार्केट डिसिप्लिन, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, रिस्क ओरिएंटेड सुपरविजन। जल्दी से बताओ इन चारों में से कौन सा नहीं है बेसल 3 नॉर्म्स के जो 3 पिलर्स हैं उनमें से ये कौन से नहीं है? अब देखिए मैंने भी आपको बोला था बेसल नॉर्म्स पढ़ने के लिए, वो इसलिए क्योंकि
2019-2020 जो था वो बेसल का ही ईयर हम लोग को देखने को मिला था इंडिया के लिए, और अभी जो है वो बहुत ही जल्दी बेसल 3 जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आगे चल के मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा ही, बट ये इस साल और अगले साल एग्जामिनेशन में आने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो ये चीज हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। बाकी जो टॉप 3 है ये तीनों के तीनों ही जो है ये बेसल 3 नॉर्म्स के हम लोग को पिलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है। इनमें से आप बताइए कि कौन सा लोन रिस्की होता है और कौन सा जो है वो लीस्ट रिस्की होता है। कौन सा लोन सबसे ज्यादा रिस्की होता है और कौन सा लोन सबसे कम रिस्की होता है, ठीक है। आपको पहले लिखना है सबसे ज्यादा रिस्की, पहले ऑप्शन में जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा रिस्की होना चाहिए, दूसरे ऑप्शन वाला सबसे कम रिस्की होना चाहिए। इन चारों में से सबसे ज्यादा रिस्की लोन जो है वो कौन सा होगा, जल्दी बताओ। और सबसे कम रिस्की लोन जो होगा वो कौन सा होगा बैंकों के लिए। तो गाइज होम लोन जो होता है वो सबसे कम 0% रिस्क होता है। 0%, यू कैन नोट डाउन समवेयर, 0% रिस्क होता है बैंक को होम लोन्स के लिए, राइट। और सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो पर्सनल लोन के लिए होता है। तो मैंने आपसे पूछा सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे कम रिस्क, तो 4-1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, ये आप लोग को बेसल नॉर्म्स के अंदर भी मिलती है इस प्रकार की। जब हम लोग बेसल नॉर्म्स के अंदर जो है वो कैलकुलेट करते हैं टोटल रिस्क वेटेड एसेट को, तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा टोटल अनपेयर्ड कैपिटल फंड्स, तो आपने शायद पढ़ा भी होगा इसके बारे में। हालांकि ये इस टाइप के फिगर्स जो है वो एग्जामिनेशन में ज्यादा नहीं आते, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। बट हाँ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़े से ये सब फिगर्स भी आप लोग को पता होना चाहिए। और ये सब जो जैसे टोटल अनइम्पेयर्ड कैपिटल फंड्स जो होते हैं तो उनको कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कार जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सब चीजें बैंक वगैरह के एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, हमारे इसमें सिविल सर्विसेज में इतनी नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो सोच के आपको वैसे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। इसमें कोशिश की गई है कि थोड़े से आपको लॉजिक टाइप के क्वेश्चन जो है वो देने की, कि थोड़ा लॉजिक लगाइए, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन अक्सर सिविल सर्विसेज में आते हैं। अब देखिए गाइस, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप। अब मैंने आपसे इश्यूज बोले थे पढ़ने के लिए कि बैंकिंग के अंदर बैंक्स में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर को लेकर। तो जिन बच्चों ने जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बुकलेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में कौन सी है, इकोनॉमिक सर्वे, उससे पढ़ा होगा, तो उनको ये एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप का टर्म जो है वो मिल गया होगा और उसका आंसर वो बता देंगे कि इसका जो है वो होता क्या है। तो एम्प्लॉयज को जब बैंक या इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप मिलती है तो क्या उसको एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप बोलते हैं क्या। इसके अलावा अगर बताया जाता है कि रिस्क टेकिंग जो है, जैसे कि आप देखो क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, उसके लिए क्या नॉर्मली चीज होती है कि उसको एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल जाएगी, ठीक है, उसका काम हो गया। बट वो एम्प्लॉय क्या करता है, सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा होता है। बट यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक एम्प्लॉय जो है उसके माइंडसेट को इस प्रकार से चेंज किया जाता है कि वो एम्प्लॉय जो है वो ओनर की तरह काम करता है, क्योंकि उसको कुछ जो है वो शेयर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऐसा कुछ होगा क्या। और इंडिया के अंदर क्या अभी रिसेंटली, ये देखो थोड़ा करंट अफेयर से लिंक करते हुए मैंने इसको चीज बनाई हुई है। तो क्या इंडिया के अंदर कोटक बैंक जो है उसने ये वाला इनिशिएटिव अभी क्या शुरू किया है, जल्दी से बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट बताओ। तो करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2 ओनली, 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला इनकरेक्ट है। करंट अफेयर्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने करंट अफेयर्स की भी बात करी थी, यानी कि करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक सर्वे की बात करी थी, राइट। मैंने अक्सर देखो एक दो बार मैंने बताया, कल मैंने चेक, कल नहीं परसों, कल तो मैं आ नहीं पाया था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। परसों जो है मैंने देखा था कि मैं एक जगह ऐसे ऐसे जानबूझ के कर रहा था, तो बच्चों ने वहीं वहीं पे आंसर लिख दिया। ऐसे मत किया करो यार, थोड़ा पढ़ा करो, क्योंकि आप लोग की भलाई है, थोड़ा ये चीज पढ़ा करो। मैंने आपको बता के रखा कि आपको वीडियो को पॉज करना है फिर पढ़ना है। मैंने एक जानबूझ के ऐसे एक ऑप्शन में ऐसे ऐसे कर दिया था, तो सभी बच्चे उसी ऑप्शन को लिखने लगे थे फटाफट। ऐसे मत किया करो यार, ये आप लोग के लिए है। भले ही आंसर नहीं आ रहा मत दो, काफी सारे बच्चे देखते हैं आंसर नहीं देते, इट्स ओके, अभी आप सीख रहे हो, बट गलत मत दो फालतू में। पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क, तो गाइज ये बताया जाता है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि केवाईसी कंप्लीट करता है, यानी कि कस्टमर की जो क्रेडिट प्रोफाइल होती है उसकी पूरी केवाईसी कंप्लीट करता है कस्टमर्स वगैरह की, और उसके तहत एक क्रेडिट प्रोफाइल जो है वो बनाकर देता है। यानी कि बताता है कि एक कस्टमर जो है उसकी क्रेडिट प्रोफाइल क्या है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि एक वो होती है सिबिल, सिबिल के थ्रू पता लगता है कि इंसान का सिबिल का स्कोर कितना है, जिसको देखकर बैंक जो है वो सामने वाले को लोन देती है, राइट। तो वैसे ही उसी प्रकार का एक नेटवर्क है, और ये बेसिकली डिसीजन लेती है कि एक इंसान जो है, यानी कि कस्टमर जो है उसको कितना लोन मिलना चाहिए और कितने अमाउंट ऑफ कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन जो है वो उसको देना चाहिए। तो कितने अमाउंट का और कितने रेट का लोन जो है वो दिया जाना चाहिए एक कस्टमर को। तो ये डिसीजन जो है वो ये वाला नेटवर्क लेता है, यानी कि एक बॉडी जो है, ये नेटवर्क जो है वो ये डिसीजन लेती है, और ये हमारी कंट्री के अंदर एनपीए को दूर करने में मदद करेगी। तो ऐसा कुछ है क्या ये।
जल्दी से बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इकोनॉमिक सर्वे से इसको भी उठाया था मैंने। तो ये अभी तो रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं, इसका भी रिकमेंडेशन दिया गया है और इसका भी दिया गया है, क्योंकि ये कहीं पर भी अभी ये लागू नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना भूल गया था, सॉरी, बातचीत करते करते मैं। तो ये जो है गाइस, ये रिकमेंडेशन हम लोग को सर्वे के देखने को मिल रही है कि इस प्रकार की चीज कुछ लानी चाहिए जिससे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, इसमें भी सेम चीज यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि एग्जैक्टली रियल टाइम बेसिस पर बैंक्स को बता देगा कि कौन कस्टमर जो है उसको लोन देना जो है वो कम रिस्की होगा कि वो रीपे कर पाए, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा एनपीए होता जा रहा है। तो ये सिस्टम जो है, ये एक ऐसा नेटवर्क जो है वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि कितना लोन जो है वो सामने वाले व्यक्ति को देना चाहिए और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना चाहिए जिससे कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो जल्दी चुका पाए। राइट, उस चीज की पूरी कैलकुलेशन जो है वो इस नेटवर्क के द्वारा कंडक्ट की जाएगी और जो फाइनल जो डिसीजन होगा वो बैंक का होगा, ना कि इस नेटवर्क का। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो फाइनली डिसाइड करेंगे कि कितना लोन देना चाहिए और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना चाहिए। ये सिर्फ एक क्रेडिट स्कोर जो है वो, क्रेडिट प्रोफाइल जो है वो बना देगी, मतलब एक ऐसी प्रोफाइल बना देगी, उसको बताएगी कि बैंक को कि बैंक जो है वो मतलब कितना, मतलब एक सजेशन देगी, बट फाइनल जो डिसीजन जो होगा, यहाँ पे डिसीजन पे इसलिए मार्क किया हुआ है, फाइनल जो डिसीजन होगा वो बैंक का होगा। ये इसका डिसीजन नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक बना देगी कि यार इतना देना सामने वाले व्यक्ति को आसान है, यानी कि ईजी है, रिस्की नहीं है। तो इस टाइप की बातें करेगी है, और ये डेफिनेटली हमारी कंट्री को जो है वो एनपीए से ओवरकम करने में हेल्प करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक्स गाइस, और कल सुबह 12 बजे से पहले 11 या 12 बजे तक जो है वो मैं आप लोग को कल के टॉपिक्स प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर ये पूरे टेस्ट आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए और आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है वो शेयर कर दीजिएगा। और टेस्ट के टॉपिक आपको कहां पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम का एक चैनल है ओनली करंट अफेयर नाम का, तो डिस्क्रिप्शन पे जो है वो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और अगर आप कहीं और इस वीडियो को देख रहे हैं किसी भी चैनल पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल चले जाइए ओनली करंट अफेयर। हालांकि स्टार्टिंग की पूरी स्लाइड्स में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रखी है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे 100 डेज के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। प्लस आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल की तैयारी अच्छे से करके आना। टेस्ट के टॉपिक्स में आपको कल सुबह प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।